मॉर्निंग एवरीवन। हम मैनेजरल रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो भी मैनेजरल पर्सनल्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, तो उनको मैनेजर्स रेम्यूनरेशन क्या होता है और उन्हें किस तरह से रेम्यूनरेशन दिया जाता है। साथ ही हमने देखा कि सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग अगर हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होता है फॉर मैनेजरल रेम्यूनरेशन तो उसकी गणना कैसे की जाती है। आज हम इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और ले रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि जो हमारे मैनेजरल पर्सन्स हैं उसमें वो जो डायरेक्टर हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है या फिर वो होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं हैं, तो ये दोनों लिमिट मैं पहले बता चुकी थी। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं कि ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो न तो मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर भी वो नहीं कहलाते हैं, तो फिर ऐसे में उन्हें हम 1% नेट प्रॉफिट का देंगे, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है ही नहीं और हम जिस मैनेजर्स की गणना कर रहे हैं, जिस मैनेजरल पर्सन की गणना कर रहे हैं, उसके लिए वो खुद भी न तो मैनेजिंग डायरेक्टर है न होल टाइम डायरेक्टर है, तो उसे अधिकतम 3% जो कल हमने सेक्शन 198 में लाभ कैलकुलेट करना सीखा था, उस गणना किए गए लाभ का 3% अधिकतम उसे पारिश्रमिक दिया जा सकता है। तो ये जो सारी बातें हुई कल वाले लेक्चर में और आज इस वाले लेक्चर में भी, ये दोनों बात रिलेट करती है कि अगर किसी भी कंपनी के पास लाभ है तो कितना मैनेजरल रेम्यूनरेशन होगा। यानी ऐसी कंपनीज जो लाभ अर्जित करती हैं, यानी रेम्यूनरेशन पेएबल बाय कंपनीज विच हैव प्रॉफिट्स, तो उसके लिए तो हम कंपनी सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग वो सारी गणना करेंगे और 197 के अकॉर्डिंग जो गणना करेंगे उसमें लाभ कौन सा लेंगे, तो सेक्शन 198 हमें लाभ कैलकुलेट करना सिखा देता है। आज हम ये टॉपिक लेने जा रहे हैं कि सपोज कीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई लाभ ही अर्जित नहीं कर पाए या उसके पास अपर्याप्त लाभ हो, तो ऐसे में कंपनीज एक्ट 2013 का जो अनुसूची 5 है उसका पार्ट 2 है, उसका सेक्शन 2 ये कहता है कि आप फिर भी वहाँ पे मैनेजरल पर्सन्स को रेम्यूनरेशन देंगे और वो रेम्यूनरेशन देने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेरियर परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये जो डिटेल हम लेने जा रहे हैं वो उन कंपनियों के लिए है जिनके पास अपर्याप्त लाभ है या लाभ नहीं है, तो ऐसे में उस फाइनेंशियल ईयर में ये जो कुछ लिमिट्स है, लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमें मैनेजरल रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। 2018 तक ये लिमिट्स आती थी, तो ध्यान रखिएगा पुरानी बुक यूज़ कर रहे हैं तो वो लिमिट्स को चेंज कर लीजिएगा कि अगर किसी भी कंपनी की जो प्रभावित पूंजी है, जो इफेक्टिव कैपिटल है, वो ऋणात्मक है या 5 करोड़ से कम है, तो एक साल में वह कंपनी अधिकतम 60 लाख रुपए का मैनेजरल रेम्यूनरेशन दे सकती है। पुरानी किताब में 30 लाख रुपए है, सही कर लीजिएगा। अगर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा उसकी पूंजी है, प्रभावी पूंजी जिसकी गणना अभी हम देखेंगे, और लेकिन लेस देन 100 करोड़ उसकी पूंजी है, तो ऐसे में वो अधिकतम 84 लाख रुपीज़, पॉइंट्स बराबर कर लीजिएगा, 84 लाख रुपए यानी 84 लाख रुपीज़ वो एक साल में अपने प्रबंधकीय व्यक्तियों को पारिश्रमिक के रूप में दे सकती है। कंपनी की पूंजी के बारे में अगर हम देखें तो 100 करोड़ से ज़्यादा वाली पूंजी है, लेकिन 250 करोड़ से कम उसकी पूंजी है, 250 करोड़ से कम है उसकी पूंजी लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो इन बिटवीन 100 to 250 करोड़ है, तो ऐसे में वो कंपनी अपने मैनेजरल पर्सन्स को अधिकतम 120 लाख रुपीज़ दे सकती है। और अगर किसी भी कंपनी की पूंजी 250 करोड़ से ज़्यादा की है तो 120 लाख तो है ही सही 250 करोड़ तक, इसके अलावा जो भी 250 करोड़ से ऊपर जितने भी उसकी इफेक्टिव कैपिटल होगी, उस इफेक्टिव एडिशनल इफेक्टिव कैपिटल का 0.01% वो और जोड़ देंगे 120 लाख रुपए में, तो 120 लाख प्लस 0.01% इफेक्टिव कैपिटल जो एक्स्ट्रा कैपिटल है उसका हमें यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना होगा। तो ये रूल्स तब लग रहे हैं जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमें न तो लाभ है या अपर्याप्त लाभ है, तो ऐसे में इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। हम अगर इन लिमिट्स को क्रॉस करना चाहते हैं तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक सेक्शन में एक प्रोविज़न और भी आपको ये कह रखा है कि अगर साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो ऐसे में ये जो पारिश्रमिक है उसके दुगने तक का पारिश्रमिक दिया जा सकता है। और
यहाँ पर अब हमें देखना पड़ेगा कि इम्पॉर्टेंट टर्म आया यहाँ पर कि इफ़ेक्टिव कैपिटल क्या होगा, यानी प्रभावी पूंजी क्या होगा। तो जिसे क्रियाशील पूंजी भी कहा जाता है, जिसे इफ़ेक्टिव कैपिटल भी कहा जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंपनी की टोटल पेड कैपिटल ले लेंगे, जिसके अंदर हम अगर एडवांस मिला है शेयर्स पे तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कंपनी की पेड कैपिटल लेनी है। अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट में हमारे पास कुछ बैलेंस जमा है तो उसको भी ऐड कर दीजिए। अगर हमारे पास कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लसेज हैं उन्हें ऐड करना है, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व को ऐड नहीं करना है, तो एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व जो रिमेनिंग रिजर्व्स एंड सरप्लसेज है उसको ऐड कर लीजिए। कंपनी के पास अगर लॉन्ग टर्म लोन या डिपॉजिट्स है जो मोर देन 1 ईयर वाले हैं उसको हम शामिल कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर वर्किंग कैपिटल का लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या ऐसे ऋण जिन पर ब्याज चुकाया जाना है पर चुकाया नहीं है, या बैंक की गारंटी है, तो उसे शामिल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये जो कैपिटल वाला पार्ट है उसको ऐड कर लेंगे, और ये जो कैपिटल वाला पार्ट ऐड करेंगे उसमें से कंपनी के जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे। लेकिन अगर कंपनी ऐसी है जिसका मेन बिजनेस ही शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक या जो हमारी सिक्योरिटीज़ है उनमें इन्वेस्ट करना है तो उनको हमें माइनस करना होगा, राइट। तो बाकी सारे विनियोग माइनस लेस करना ही है। और कंपनी के पास अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज भी कंपनी ने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज अभी तक के जितने भी लॉसेज हैं उन्हें माइनस कर देंगे। इन्हें माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कि कंपनी की क्रियाशील या प्रभावी पूंजी जिसे इफेक्टिव कैपिटल हम नाम दे रहे हैं वो कितनी है, और फिर हम देख लेंगे कि वो 5 करोड़ से कम है या नेगेटिव है तो 60 लाख रुपए, 5 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ से तक की है तो 84 लाख रुपीज़, 100 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है तो 120 लाख रुपीज़, और मोर देन 250 करोड़ है तो 120 लाख प्लस 0.01% एक्स्ट्रा कैपिटल का हमें यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। तो इस तरह से हम ऐसी कंपनियाँ जिनके पास लाभ नहीं होते हैं या अपर्याप्त लाभ होते हैं तो वहाँ पर हम उनके मैनेजरियल रेम्युनरेशन की गणना कर लेते हैं। अब ओवरऑल मैनेजर रेम्युनरेशन में वापस मैं आपको एक चीज़ तो वापस बार बार बोल रही हूँ कि हमें प्रॉफिट को सही कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग, और मैनेजर रेम्युनरेशन के लिए सेक्शन 197 हमारा यहाँ पर लगता है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ कुछ बातें और भी हैं जो रेम्युनरेशन से रिलेटेड है कि अगर सेक्शन 197 के जो प्रोविजंस हैं उनका अगर हम पालना नहीं करते हैं तो न्यूनतम 1 लाख रुपीज़ का पेनल्टी लग सकता है जो 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कोई भी जो डायरेक्टर है अगर ये जो लिमिट्स हमने प्रेस्क्राइब करी है उससे अधिक रेम्युनरेशन ले लेता है तो रूल ये कहता है कि आपको उसे वापस लौटाना पड़ेगा। आप केस के अकॉर्डिंग, केस के थ्रू भी उससे ले सकते हैं, यानी चाहे हम हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या कंपनी के सदस्य सभा में प्रस्ताव भी पारित कर दें कि भाई आपका दायित्व से मुक्त किया जा रहा है मत लौटाइए, तो भी उससे काम नहीं चलेगा, उस पर्सन को एक्स्ट्रा लिए गए रेम्युनरेशन को लौटाना ही होगा। ठीक है। उसके बाद कुछ बातें और भी है कि जो मैनेजर रेम्युनरेशन की जब हम गणना करेंगे तो ऐसे में हमें देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं उनको स्टॉक ऑप्शंस को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, और उनका पारिश्रमिक जो होगा उसमें फीस और ये जो सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग हम गणना कर रहे हैं वो ही उन्हें दिया जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें और ध्यान रखना है कि अगर किसी भी वित्त वर्ष में लाभ नहीं है तो रूल्स जो हमने बताए हैं वो पॉइंट हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। यानी कई बार से क्वेश्चन पूछता है कि मेन बातें कौन कौन सी हैं जो रिलेटेड है मैनेजरियल रेम्युनरेशन से। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिकली भी हमारे पास आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आता है नॉर्मली कई बार कि मैनेजर रेम्युनरेशन की या तो सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग लाभ की गणना कर दीजिए तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखिए, या फिर आपसे पूछा जाता है कि ये कंडीशंस है, बैलेंस शीट आपको दे दिया है और बैलेंस शीट आपको देने के बाद आपसे कहा है कि हमारे पास इतने डायरेक्टर्स हैं तो उन्हें किस तरीके से पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है कि पूरा डिटेल आपको दे दिया और हमारे पास सपोज कीजिए ये कहते हैं कि भाई एक ही फुल टाइम डायरेक्टर तो कितना होगा, 2 फुल टाइम डायरेक्टर तो कितना होगा, मैनेजर है तो कितना होगा, या हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि फुल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर तो कोई भी नहीं है लेकिन हमारे पास पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, तो ऐसे में मैनेजर को कितना रेम्युनरेशन दिया जाएगा। तो वो जो लिमिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ उन लिमिट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको लिमिट्स ध्यान रखनी है। अगर प्रॉफिट वाली कंपनी है तो
रेट्स ध्यान रखने हैं, 5%, 10%, 11%, 1 और 3%, ये कुछ रेट्स आपको ध्यान रखनी है। और अगर निगेटिव प्रॉफिट्स वाली कंपनीज़ हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स वाली कंपनीज़ हैं, तो ऐसे में ये जो लिमिट्स मैंने आपको बताई वो ध्यान रखना है। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें प्रॉफिट सही कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो उसमें हमें बैलेंस चार्ज एक नया पॉइंट निकल के आएगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी प्रॉफिट को एडजस्ट हम जब करेंगे तो वहाँ हमें देख लेना है कि प्रॉफिट्स और लॉसेज का हम एडजस्टमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।